Good morning students. Welcome back to this second lecture of secretarial practice. अगर आपको ध्यान में होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड के एसपी के सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक से सिखाए जाएंगे, क्या क्या कितने चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स का आइडिया दिया था मैंने आपको। और वो हो जाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट चैप्टर की बजाय मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और मीनिंग ऑफ कैपिटल तक का हमने डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर में उससे आगे, बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको लास्ट लेक्चर का एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। I had started with chapter number 2, that is sources of corporate finance. In this sources of corporate finance, we started first with introduction. Introduction में मैंने आपसे कहा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल, तो मैंने आपसे कहा था कि कैपिटल इज कंसीडर्ड एज द लाइफ ब्लड एंड बैकबोन ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। लाइफ ब्लड है और बैकबोन है कॉर्पोरेट सेक्टर का। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल की आवश्यकता क्यों है। 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमें कैपिटल चाहिए होता है। फॉर्मेशन यानी कि कंपनी को शुरू करने के लिए, रूटीन ऑपरेशन यानी कि कंपनी को चलाने के लिए, एक्सपांशन यानी कि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड देन वी शिफ्टेड ऑन टू मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल। उसका भी मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कि भाई कैपिटल क्या है। मैंने आपसे कहा था कि भाई कैपिटल रिफर्स टू वेल्थ, मनी एंड प्रॉपर्टी। कैपिटल जरूरी नहीं है कि कैश के रूप में ही हो, कैपिटल किसी भी रूप में हो सकता है। सो कैपिटल रिफर्स टू वेल्थ, मनी एंड प्रॉपर्टी that is invested in business। यानी कि कैपिटल वो है जिसे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? टू अर्न मोर वेल्थ, और वेल्थ कमाने के लिए, और धन संपत्ति कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए इसको हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और साथ में मैंने आपको एक और एक टर्म करवाई थी। वी हैड डिस्कस्ड वन मोर टर्म कि भाई कैपिटल अलग अलग जगह से मैं जो कलेक्ट करता हूं, डिफरेंट सोर्सेस से जो मैं कलेक्ट करता हूं, उस कलेक्ट करने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। सो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है सर? कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ कैपिटल। इट रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग सोर्सेस से कैपिटल को कलेक्ट करना ताकि हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और उसको चला सकें। दैट कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब जाहिर बात है, अगर आपको ध्यान में होगा, इस चैप्टर का नाम भी सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है। तो सवाल ये उठता है कि सर ये जो डिफरेंट सोर्सेज है, इसमें सोर्सेज का मतलब क्या होता है? सोर्सेज का मतलब क्या है? वेल, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्सेज वो रास्ते हैं जहां से मेरे पास ये पैसा आएगा।
कि भाई मैंने, अगर आपको ध्यान में होगा, लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, XYZ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25 लाख की आवश्यकता है। अब ये 25 लाख मेरे पास कहां से आएंगे? जहां से आएंगे दैट इज द सोर्सेस। यानी कि इसमें से कुछ पैसा मैं अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करूंगा, कुछ पैसा मैं अपने रिश्तेदार से उधार पे लूंगा या अपने दोस्त से उधार पर लूंगा, कुछ पैसा मैं बैंक से। तो ये जो अलग अलग रास्ते हैं जहां से मेरे पास ये 25 लाख रुपया आ रहा है, दैट इज सोर्सेस। तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, या जिसको हम साधारण भाषा में कैपिटल कहते हैं, ये सोर्सेस का मतलब क्या है? सर, सोर्सेस आर द वेज एंड मीन्स। वेज का मतलब है रास्ते, मीन्स का मतलब है साधन। सो ये वो रास्ते हैं या साधन है जहां से मेरे पास पैसा आएगा ताकि मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करके चला सकूं। सो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और कैपिटल आर द वेज एंड मीन्स फ्रॉम where the capital can be collected, जहां से कैपिटल को कलेक्ट किया जा सकता है, इंतजाम किया जा सकता है, उन रास्तों को, उन साधन को हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ कैपिटल। अब कंपनी के ये जो सोर्सेज हैं दो हिस्से में बटे हुए हैं। कंपनी के जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ कैपिटल, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है एक्सटर्नल सोर्सेज और दूसरे हैं इंटरनल सोर्सेज। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कैपिटल is classified as two parts। एक है एक्सटर्नल सोर्सेस और दूसरा जो है सेकेंड, दैट इज इंटरनल सोर्सेस। अब आपको मेरा वो वाला एग्जांपल ध्यान में होगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। वो 25 लाख मैंने आपसे क्या कहा था कि थोड़ा बहुत मेरे पास अपनी सेविंग्स है, ये जो मैं खुद के पास से पैसा इंतजाम करता हूं, दैट इज इंटरनल सोर्सेस। बाकी का मैंने कहा रिश्तेदार या दोस्त से उधार पे लूंगा, बैंक से उधार पर लूंगा, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। तो कंपनी के पास भी ये दो रास्ते हैं जहां से उसके पास पैसा आ सकता है। एक है एक्सटर्नल सोर्सेज और दूसरा है इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कंपनी बाहर से पैसों का इंतजाम करती है, यानी कि यहां पर जो है कैपिटल is arranged from outside the company। कंपनी के बाहर से पैसों का इंतजाम किया जाता है, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। सर, बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज में कंपनी पैसों का इंतजाम कैसे करती है? देखिए, इसके लिए भी अलग अलग रास्ते हैं। कंपनी शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है और पैसा लेती है शेयर होल्डर के पास से। सर, शेयर होल्डर तो कंपनी का ओनर है। अरे लेकिन तू भूल गया ना, कंपनी का 11th स्टैंडर्ड में हमने जो टॉपिक किया था उसमें कहते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी का अस्तित्व उसके ओनर के अस्तित्व से अलग है। शेयर होल्डर इज द ओनर, लेकिन कंपनी का अपना खुद का अस्तित्व है। कंपनी का अस्तित्व अलग है, शेयर होल्डर का अस्तित्व अलग है। यानी कि कंपनी के लिए शेयर होल्डर कोई और है जिसके पास से कंपनी पैसा ले रही है।
सो कंपनी बाहर से पैसों का इंतजाम करने के लिए शेयर्स इशू करती है, और शेयर्स के जरिए जो पैसा कंपनी के पास से आता है, कंपनी के पास आता है, वो किसके पास से आता है? शेयर होल्डर के पास से आता है। इसके अलावा कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, और डिबेंचर्स इशू करके पैसा किसके पास से लेगी? सर कंपनी पैसा लेगी डिबेंचर होल्डर्स के पास से। सो एक्सटर्नल सोर्सेज में शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर के पास से पैसे लिए जा सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर होल्डर के पास से पैसे लिए जा सकते हैं। कंपनी बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है, और बॉन्ड्स इशू करके किसके पास से पैसा लेगी? सर बॉन्ड होल्डर्स के पास से, बॉन्ड होल्डर्स के पास से पैसे ले सकती है। कंपनी डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में भी पैसे ले सकती है। सिर्फ डिपॉजिट्स के रूप में अगर पैसे लेगी तो किसके पास से पैसे लेगी? डिपॉजिटर्स के पास से। किसके पास से? डिपॉजिटर्स के पास से। और इसके अलावा एक रास्ता और है, कंपनी ले सकती है लोन्स, और ये लोन्स कंपनी किसके पास से लेगी? सर लोन्स लेगी कंपनी बैंक्स के पास से। इट विल टेक मनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से लोन लिया जा सकता है। तो ये सारा जो है दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। इस एक्सटर्नल सोर्सेज में कंपनी पैसों का इंतजाम कर रही है बाहर से किसी और के पास से। सर कैसे इंतजाम करती है? शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसा लेती है, डिवेंचर इशू करके डिवेंचर होल्डर से पैसा लेती है, बॉन्ड इशू करके बॉन्ड होल्डर से पैसा लेती है, डिपॉजिट्स के रूप में डिपॉजिटर से पैसा लेती है, या लोन से लेती है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। ये सारा हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें कंपनी बाहर से पैसों का इंतजाम कर रही है। और दूसरा जो सोर्स है दैट इज इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि कंपनी बाहर से किसी और के पास से पैसा नहीं लेती है, बल्कि वो पैसों का इंतजाम कंपनी खुद करती है। जैसे आपको मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि भाई मुझे 25 लाख रुपए की आवश्यकता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उस 25 लाख में से कुछ पैसा मैं अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करूंगा। उसी तरीके से कंपनी भी अपने बिजनेस में जो कुछ भी कमाती है उसमें से कंपनी कुछ पैसा बचा के रखती है, और यही पैसा कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, जो बन जाता है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में कंपनी बाहर से किसी और के पास से पैसा नहीं लेती है, बल्कि कंपनी अपने पैसों का इंतजाम खुद करती है, जो उसने प्रॉफिट कमाया है उसमें से। सो यहां पर कैपिटल is arranged, capital is arranged from within the company। विदिन मतलब कंपनी के भीतर से ही पैसों का इंतजाम किया जाता है। यहां पर कंपनी बाहर से किसी और के पास से इंतजाम कर रही है, यहां पर कंपनी खुद अपने पास से पैसों का इंतजाम कर रही है, किसी और से नहीं लेती है। सर कंपनी पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? वेल इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कंपनी अपने खुद के पास पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। देख, कंपनी जो भी बिजनेस करती है उस बिजनेस में कंपनी प्रॉफिट कमाती है, बराबर है। प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है, उसने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो रिटर्न्स के रूप में कंपनी उसको क्या देगी?
प्रॉफिट में से हिस्सा देगी जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं देती है। कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास बचा के रख लेती है। ये जो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास बचा के रखती है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उसको हम कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट्स या उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट्स, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने अपने पास रख लिया है, बचा लिया है, शेयर होल्डर को नहीं दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ये पैसा कहां बचाएगी? कंपनी ये पैसा बचाएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस में बचा के रखती है। कंपनी अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स क्रिएट करती है। ये रिजर्व्स क्यों क्रिएट करती है? ताकि कभी अगर मान लो बुरा वक्त आ जाए तब ये रिजर्व्स का पैसा काम में आता है। तो कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व्स एंड सरप्लस में बचा के रखती है। साल दर साल हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा 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 पैसा जमा किया जाता है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया जाता है। जब रिजर्व्स में काफी बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है तो कंपनी इस रिजर्व्स के पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे कैपिटल के रूप में यूज करती है, उसे बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती है। बराबर है। अब ये जो प्रक्रिया है, रिजर्व्स का पैसा कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी और उस पैसे को बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया जाएगा। इस सोर्स में है तो एक ही कि कंपनी ने जो कमाया है उसको बचाया है, जो बचाया है बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया है। रास्ता एक ही है मगर उसके नाम अलग अलग हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने रिजर्व्स का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको यूज किया है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? सेल्फ फाइनेंसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी ने खुद ने पैसों का इंतजाम किया। सेल्फ मतलब खुद, तो यहां पर कंपनी खुद पैसों का इंतजाम कर रही है। नंबर 3, इसको हम इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? सर इसको इंटरनल फाइनेंसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी ने अपने पास से ही पैसों का इंतजाम किया है। बराबर है, कहीं बाहर से पैसा नहीं लिया है। इसको हम ऑटो फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ऑटो फाइनेंसिंग का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली क्यों होता है? क्योंकि कंपनी कमाएगी तो कुछ पैसा बचाएगी और बचाएगी तो बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेगी। ये प्रक्रिया अपने आप होती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑटो फाइनेंसिंग। ऑटो रिक्शा का फाइनेंस का बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप होने वाला फाइनेंस का बात कर रहा हूं। और ये अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि कमाएंगे तो बचाएंगे, बचाएंगे तो रीइन्वेस्ट करेंगे। दैट इज व्हाई ऑटो फाइनेंसिंग। एंड फाइनली इसका एक आखिरी नाम और है। सोर्स एक ही है बट नाम अलग अलग है। इसका आखिरी नाम जो है दैट इज प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब देख, किसान जिस तरह से खेती करता है और उसके खेतों में जो अनाज होता है, भी मान ले उसके खेत में 20 बोरी अनाज हुआ है। उस 20 बोरी में से 18 बोरी वो मार्केट में बेच देगा और बाकी की 2 बोरी वो बचा के रख लेगा। ये जो 2 बोरी उसने बचा के रखा है उसको अगले सीजन में फिर से दोबारा बीज के रूप में वो इसको इस्तेमाल करता है। उसी तरीके से कंपनी जो भी कमाती है
उसमें से कुछ बचा के रखती है और बिजनेस में दोबारा उसको यूज करती है, दैट इज प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। जहां पर कंपनी का बचाया हुआ प्रॉफिट दोबारा बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दो हिस्सों में क्लासिफाइड, यू हैव एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल में कंपनी बाहर से पैसों का इंतजाम करती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स और लोन के जरिए। इंटरनल सोर्स में कंपनी अपने खुद का कमाया हुआ पैसा जो उसने बचा के रखा है बिजनेस में री-इन्वेस्ट करती है तो एक ही, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, ऑटो फाइनेंसिंग या प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस। ये तो हुआ सोर्सेस का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कैपिटल के क्लासिफिकेशन की, कि कंपनी का जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी दो हिस्सों में क्लासिफाइड है। This capital of the company is classified into two parts. उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और फिर हम रिमेनिंग चैप्टर की तरफ जाएंगे, क्योंकि उस रिमेनिंग चैप्टर में उसी के ऊपर डिस्कशन है। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल of a company is classified as, capital of a company is classified as। अब कंपनी का कैपिटल दो हिस्सों में क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक जो है उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल, और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं बोरोड कैपिटल। क्या कहते हैं? बोरोड कैपिटल। वन इज ओन्ड कैपिटल, द अदर इज बोरोड कैपिटल। अब ओन्ड कैपिटल क्या है? सर, ओन्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी के ओनर ने दिया है। किसने दिया है? ओनर ने। ओनर जो कैपिटल देगा दैट इज ओन्ड कैपिटल। और बोरोड कैपिटल क्या है? सर, बोरोड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने उधार पर लिया है, बोरो किया है। सो पहले ओन्ड कैपिटल की बात करते हैं कि भाई ओन्ड कैपिटल क्या है। सर, ओन्ड कैपिटल वो कैपिटल है विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड by the owners। It is contributed by the owners। ये वो कैपिटल है जो कंपनी के ओनर्स देते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर कंपनी के ओनर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर है, बराबर है। सो ये कंपनी के ओनर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ये पैसा कंपनी को कैसे देते हैं? शेयर्स खरीद के। शेयर्स खरीद करके शेयर होल्डर कंपनी को जो पैसा देता है वो बन जाता है ओन्ड कैपिटल। सो ये पैसा कंपनी के पास किस रूप में आ रहा है? देख, ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ओन्ड कैपिटल में क्या होता है? देख, सबसे पहली बात, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर। और ये शेयर होल्डर किस रूप में ये पैसा देता है? सर, इसमें आता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर्स। सो ये अलग अलग प्रकार के शेयर्स हैं जो कंपनी इशू करती है, और इन शेयर्स को खरीद करके जो शेयर होल्डर पैसा कंपनी को दे रहा है दैट इज ओन्ड कैपिटल contributed by the owners, that is the shareholders.
सो इतना समझ में आ गया, ये हो गया ओन्ड कैपिटल, ओनर ने दिया है यानी कि शेयर होल्डर ने, और किस रूप में दिया है सर, इक्विटी शेयर खरीद के या प्रेफरेंस शेयर खरीद करके दिया है। बट कंपनी सिर्फ ओन्ड कैपिटल से अपने बिजनेस को नहीं करती है, कंपनी कुछ पैसा उधार पर भी लेती है। अब आप पूछेंगे सर उधार पर पैसा क्यों लेती है, क्योंकि उधार का पैसा सस्ता पड़ता है। उधार के ऊपर आपको देना पड़ता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई बिजनेस में अगर मान लो मैं 30% प्रॉफिट मार्जिन भी कमाता हूं तो मेरे को ब्याज कितना देना पड़ेगा बोरोड कैपिटल के ऊपर, भाई 8%, 10%, 12%, 15%, बाकी का पैसा तो प्रॉफिट के रूप में बच जाएगा। सो इसलिए कंपनी उधार पर भी पैसा लेती है, जिसको हम बोरोड कैपिटल कहते हैं। बोरोड कैपिटल देने वाले को यानी कि जो उधार पर पैसा देता है उसको हम इंग्लिश में क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। तो ये बोरोड कैपिटल किसने दिया है, क्रेडिटर्स ने दिया है। किसने दिया है, क्रेडिटर्स ने दिया है। सो जिस तरह से दिस इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, उसी तरीके से बोरोड कैपिटल जो है इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय क्रेडिटर्स। कौन देता है ये पैसा, क्रेडिटर्स देते हैं। उधार देने वाले को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। अब क्रेडिटर्स ये पैसा किस रूप में देते हैं, जैसे ओनर्स इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के देते हैं, तो क्रेडिटर्स ये पैसा किस रूप में देंगे, वेल बोरोड कैपिटल जो है, बोरोड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और उधार पर पैसा लेती है। किसके पास से ये पैसा लेगी, पैसा लेगी डिबेंचर होल्डर्स के पास से। ये डिबेंचर होल्डर्स जो हैं दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, शेयर होल्डर आर दी ओनर्स, डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर्स है। उधार पे पैसा दिया है, कंपनी उधार पर पैसा लेने के लिए बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है, और पैसा किसके पास से लेगी, बॉन्ड होल्डर्स के पास से लेगी। बॉन्ड होल्डर्स भी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, दे आर ऑल्सो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। नंबर 3, कंपनी डिपॉजिट्स के रूप में भी पैसा उधार पर ले सकती है, और ये पैसा किसके पास से लेगी, डिपॉजिटर्स के पास से लेगी। डिपॉजिटर्स भी कौन है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है। नंबर 4, कंपनी उधार पर पैसा लेने के लिए लोन्स भी ले सकती है। लोन्स किसके पास से लेगी, सर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स भी कंपनी के क्रेडिटर है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी का कैपिटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज ओन्ड कैपिटल जो कि कंपनी के ओनर्स देते हैं। ओनर्स कौन है, सर ओनर्स आर द शेयर होल्डर, और वो ये पैसा किस रूप में देते हैं, इक्विटी शेयर्स खरीद के या प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के। बोरोड कैपिटल कौन देता है, दूसरा हिस्सा है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल देने वाले को हम क्रेडिटर्स कहते हैं। ये क्रेडिटर्स कौन कौन है, डिवेंचर होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल। देख जिस तरह से शेयर होल्डर ओनर है उस तरह से डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिटर, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लोग क्रेडिटर्स हैं। और ये लोग ये उधार का पैसा किस रूप में देते हैं, डिवेंचर्स के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, डिपॉजिट्स के रूप में और लोन्स के रूप में देते हैं। सो ये वाला लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ओन्ड कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा मीनिंग ऑफ शेयर्स, और फिर हम उसके टाइप्स
यानी कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पर जाएंगे। कहां जाएंगे? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस। और जब ये हो जाएगा तब हम शिफ्ट करेंगे बोरोड कैपिटल पर, जिसमें हम ये डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स और लोन्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। बट वो सब कब? नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।